क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? तो कल जो पॉलिटी का सेक्शन था उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और कुल मिला के 17-18 क्वेश्चन पॉलिटी से थे। और जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ, फिर वही करंट वालों को खूब करंट मारा है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल चीजों को ठीक से पढ़े थे वो अच्छा कर पाए हैं, बाकी जो पढ़े नहीं थे वो ठीक नहीं कर पाए, है ना। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने बी सेक्शन उठाया है, ये है ना, सेक्शन बी है। और बी सीरीज के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और उसका क्वेश्चन नंबर 51 जो है ये पॉलिटी से है, ठीक है। और इसमें है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, किसकी वायलेशन ये करता है। चलिए आपको मैं एक बार दे ही देता हूं। साहिबा जी ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। नवदीप, हर्ष, अहमद, कीर्ति, अनामिका, विनोद, सोनिका, संध्या और हासन, ठीक है। देखिए ये डीपीएसपी है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है डीपीएसपी में कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा, स्टेट इस तरीके से प्रयास करेगा कि धन का संकेंद्रण एक जगह ना हो, पैसा एक ही हेड में इकट्ठे ना हो, ये बिखरा होना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से डायरेक्शन दे रहा है। तो ये किसका वायलेशन होगा अगर एकीकरण होता है? तो डीपीएसपी का। हालांकि डीपीएसपी जो है वो लीगली बाउंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये एथिकली बाउंडेड तो है ही, है ना। और सरकार को एक तरीके से इसके थ्रू डायरेक्शंस जो हैं वो मिलते रहते हैं, है ना। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? लीगल राइट, अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, नीदर फंडामेंटल नॉर लीगल। किस तरह का ये राइट है? हाँ ठीक थी, कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल भी थी। हर्ष, साहिबा, नवदीप, सोनिका, हासन, नीतिका, अंकित, मनप्रीत, प्रशांत और दीपक, टॉप 10 के ये सारे लोग हैं, ठीक है। ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लीगल राइट है अवेलेबल फॉर एनी पर्सन, ठीक है। मैंने कई जगह बताया है, जैसे एथिक्स में भी डिस्कस किया था, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बताया था आपको कि जो एनरॉन प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया था। तो चूंकि लीगल राइट सबको है तो विदेशी भी आकर के अपना सामान बेच गए, ये सब मैंने बताया होगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
26 जनवरी 1950 को वास्तविक स्थिति क्या थी? ठीक है, ये भी इजी है, तो सवाल इजी कई बार पूछा भी है हमने, एमसीक्यू वगैरह में पूछा भी है। बयालीसवां संशोधन करके 42nd अमेंडमेंट से 1976 से 2-3 शब्द जोड़े गए थे, है ना? समाजवादी यानी सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, हर्ष पहले नंबर पे हैं, तो बी आंसर हो जाएगा, है ना? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पंथ निरपेक्ष जो है कब आया? 42nd अमेंडमेंट से आया है। समाजवादी शब्द कब लाया गया है? 42nd अमेंडमेंट से ही लाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संवैधानिक सरकार का आशय क्या होता है? अभी 6:30 बजे वाली जो क्लास है उसमें 2-3 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझाया था, उसमें ये था क्वेश्चन, आज उनको बताएंगे भी। पढ़ के जवाब दीजिएगा। ए क्यों टिक कर रहे हैं लोग बहुत सारे? अच्छा, आप क्लास में थे? चलिए देखिए, कल ही क्लास में आ भी गया, कल के एग्जाम में आ भी गया ये। अच्छी बात है दीपक, बहुत बधाई। हाँ, वो जो स्टार्ट किए हैं वो मेंस कम प्रीलिम्स है, हर से 1 नंबर पर जमे हुए हैं और लगातार। उसके बाद नवदीप, हसन, नितिका, अंकित, मनप्रीत, दीपक, साहिबा, कीर्ति और अतुल, टॉप 10 के ये लोग हैं। देखिए, इसका डी आंसर है, क्योंकि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं में परिबद्ध हो, एक गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान बनाते हैं ना तो सरकार आगे बढ़ के कोई काम नहीं कर पाती, सत्तावादी नहीं बन पाती। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डी आंसर होगा, और अभी हमने समझाया भी। ठीक है, पद्मा अवार्ड पे कोई सवाल आया हुआ है? ठीक है, 56 देखिएगा, पढ़ के जवाब दीजिएगा। इंडिया ईयर बुक इसीलिए मैं पढ़ने के लिए बोलता हूँ। इंडिया, भारत पढ़िए। और मैंने अपने फंडामेंटल राइट वाले में पढ़ाया है कि टाइटल और अवार्ड में अंतर होता है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है ना, तो ऑड मैन आउट करके भी बनाया जा सकता था। ठीक है, हासन नंबर 1 पर, हर्ष, नवदीप,
आंचल, सोनिका, नीतिका, अंकित, मनप्रीत, दीपक और शाहिबा। ठीक है, देखिए पहला होगा ही नहीं पहली नजर में और तीसरा होगा ही नहीं, तो क्या आंसर बनता है? गलत ढूंढना है ना, सही नहीं है। कई लोग अभी अभी भी इस पे ध्यान नहीं दिए हैं, नॉट पे ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है, नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, दूसरा एक सवाल है, चलिए इजी है। फंडामेंटल राइट के नजरिए से ध्यान से तर्क से पढ़िएगा तो हो जाएगा। सिर्फ तर्क के आधार पर हो जाएगा। हम्म, आसन नंबर 1 पर, अच्छी बात है। देखिए इसमें ना थोड़ा जूम करता हूं मैं। किसी भी शहर के लोग अगर रहते हैं तो ये है कि भाई जो भी सार्वजनिक स्थल है वो लेने की मांग कर सकते हैं। ठीक है, और एक मानवाधिकार जो है वो रहे, ठीक है, वहां पर। और प्रत्येक देश दी गई प्रतिबद्धता को मॉनिटर करता है, ये भी इसमें शामिल है। क्योंकि हम जहाँ पे भी रहते हैं, देखिए डेमोक्रेसी में क्या है, लैंड एंड द पीपल, डेमोस एंड क्रेसिया, ये दोनों है। तो ये दोनों ही चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन ये तीसरा जो है ना, कि अनधिकृत बस्तियों को भी तो दिया जाए, ये अति है। जो अनऑथराइज कॉलोनी है वहां पे भी सेवाएं हमें मिलें, ये गलत है। तब तो कोई क्रिमिनल बोलेगा कि हम भी मानवाधिकार के तहत जो है हमें भी माफी दे दीजिए, हमने मर्डर किया है लेकिन मानवाधिकार कहता है कि माफी दे दीजिए, तो सही होगा क्या? तो अगर सिर्फ तर्क, मैंने आपको 11th आवर में देखिएगा बताया होगा लॉजिक। आप लोग कह रहे थे करंट करंट, मैं करंट पढ़ाया ही नहीं। लास्ट में एक दिन मैं सोचा था कुछ करने के लिए और मैंने छोड़ दिया कि बहुत पढ़ा दिया। करंट जो है, ज्यादा करंट पढ़ने से करंट मारता है, जरूरत ही नहीं है। आपने देखा फिर से, आंसर विल बी ए एंड 2, पहला दूसरा जो है वो सही। नेक्स्ट 62, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। चलिए, पढ़ के जवाब दीजिएगा। देखिए दो शब्द किया जाता है ना, पुलिस रिमांड, पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड, इसी में डिफरेंस करना है। ये आप पढ़ते देखते होंगे फिल्मों में भी, न्यूज़पेपर में भी।
आसन नंबर 1 पर जमे हुए हैं बात, और किसी में अंकित दूसरे स्थान पर, आंचल, नीतिका, सोनिका, मनप्रीत, टीटीके, रंजना, हर्ष, स्वीटी और साहिबा। कोई ट्रेंड तो चेंज नहीं किया है, पॉलिटी में तो सेम ट्रेंड है, इसी तरीके से सवाल आते हैं, है ना। देखिए देखिए, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त यानी क्रिमिनल मजिस्ट्रेट की हिरासत में, ये बात तो ठीक है। ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाएगा, ना कि जेल में, ये गलत है। पुलिस स्टेशन के हवालात में कब रखा जाता है? जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ता है। और अगर पुलिस वालों को कोई जांच करने की जरूरत है, उन्हें कोई तथ्य आंकड़े निकलवाने हैं, तो वो डिमांड करते हैं मजिस्ट्रेट से कि सर हमें आप मौका दीजिए। तो जो पुलिस रिमांड होगा, पुलिस रिमांड यहाँ पर हवालात में रखा जाएगा। जुडिशियल रिमांड में हवालात में क्यों रखा जाएगा? जो पुलिस स्टेशन का हवालात है वहां नहीं रखा जाता, ये तो जेल ही जाएगा। ठीक है, जुडिशरी बोलेगी कि ठीक है भाई, आपको कुछ करना नहीं है तो आप इसको जेल ले जाइए अभी, और आप इसका ट्रायल चलेगा, और आप क्या करिए, अपना फाइल जो है वो जमा करिए। एक तरीके से आप अपना पुटअप करिए फाइल के, आपने क्या क्या चार्जेस इस पे लगाए, क्या सही है क्या गलत है, तब जाकर उसको दिया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। दूसरा ठीक है, ठीक है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले में प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना पूछताछ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, थर्ड डिग्री कहाँ से प्रयोग कर पाएंगे? जब पुलिस रिमांड में होते हैं ना, जब पुलिस के हवालात में होते हैं, तो कोई मजिस्ट्रेट देखने नहीं आ रहा है, यहाँ पर होता है। थर्ड डिग्री कहाँ होगा अंकित? पुलिस रिमांड में, जुडिशियल रिमांड में नहीं होगा। ठीक है, हालांकि ये सब गलत चीजें होना नहीं चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? 62 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए। आसन नंबर 1 पर हैं आंचल, अंकित, स्वीटी, अतुल, कीर्ति, नीतिका, सोनिका, अंशिका और मनप्रीत। टॉप 10 किए लोग हैं। देखो, आप लोग जब डीएम बनोगे तो आप ही लोग पेरोल पर छोड़ोगे। ठीक है, एक पहला स्टेटमेंट है कि व्हेन ए प्रिजनर मेक्स आउट ए सफिशिएंट केस, पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड। ये गलत है। पेरोल पर कब छोड़ा जाता है? मान लो कि कोई कैदी जो है जेल में है और उसका चरित्र अच्छा है, सब कुछ नियम कानून को फॉलो करता है, और मान लो कि उसकी बेटी की शादी है ना, बेटी की विवाह है, तो ये तो बहुत जरूरी काम है, कन्यादान करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पेरोल पर उसको छोड़ सकते हैं। करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। और
ये सभी राज्य में अलग अलग तरह का होता है और पेरोल पे जिसको भी छोड़ा जाता है डीएम साहब ही उसको छोड़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी नियम होते हैं, लेकिन डिनाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पेरोल पर आपने कहा तो मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके अधिकार का मामला हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो ये तब होगा जब किसी की बेटी की शादी है, कोई घर में मर गया है, उसके अंतिम जो है वो संस्कार करने की जरूरत है, ठीक है, उस केस में छोड़ा जाता है और पुलिस की मॉनिटरिंग उस पर रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल दो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, इंडिया ईयरबुक से देखिए खूब क्वेश्चन आया है। भारत, आप लोग जरूर पढ़िए। सिंपल है, ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा डील होता है, यही नोडल एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आसान है। क्वेश्चन टॉप पर है, आर्टिकल 14 है, जिसमें कह रहा है कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक एग्जीक्यूटिव द्वारा अथवा प्रशासनिक अधिकारी को दिया गया है, उनके विवेकाधिकार देता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद का उल्लंघन करेगा? देखो, जब अधिकारियों के डिस्क्रिशन पे बढ़ावा दिया जाएगा तो क्या होगा? रूल ऑफ लॉ ही तोड़ेंगे ना वो। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि सब लोग समान है, लेकिन जब अधिकारी अपने मन से कुछ काम करने लगे, अपने डिस्क्रिशन से काम करने लगे, तो रूल ऑफ लॉ ही ब्रेक होगा, ठीक है, सिंपल है। तो 28 से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, 32 रिट वाला कुछ है नहीं, 44 with डीपीएसपी का इसमें कुछ मतलब नहीं है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, and which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is a federal in character, ठीक है। Independence of the judiciary, it's safeguarded. Union legislature has elected representative from constituent unit. Union cabinet can have representative from regional parties. Fundamental rights are enforceable by court of law.
फेडरल बनाए रखने के लिए कौन काम करता है? किसके होने से फेडरल सिस्टम बना हुआ है? भारत के संदर्भ में बोलना है। देखिए, जुडिशरी ही है तो केंद्र राज्य के झगड़े को, है ना, ठीक करके रखती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ये जो दूसरा था कि यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर कंपैरिजन करें भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में, तो चूंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ दिया है ना, फेडरल इन कैरेक्टर कैसे होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटिक के लिए कह रहा है, इज एन एसेंशियल फीचर इंडिकेट्स दैट द फेडरल इन कैरेक्टर, ठीक है। तो बी भी सही है, बट अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अगर ये यूएसए लिखा होता या यहाँ पे इंडियन शब्द हटा दीजिए, है ना, फॉलोइंग इन पॉलिटी, तो उस केस में क्या होता है, इंडियन हटा देंगे तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ फेडरल सिस्टम के लिए पूछा जाए, मैंने सवाल ये पूछा भी था अपने एमसीक्यूज में, ठीक है, और बी उसका आंसर होगा उस केस में जब यहाँ पे इंडिया खास करके ना हो। लेकिन इंडिया में ये ही है जो इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रखती है, तो फेडरल सिस्टम को बनाए हुए है, वरना रह नहीं पाता है। नेक्स्ट, स्टेट। चलिए, थोड़ा बड़ा था तो मैंने टाइम बढ़ा दिया है, अब आराम से करिए, पढ़ के दीजिए। थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने 15-30 सेकंड बढ़ा दिया है, अभी भी आपके पास 20 सेकंड है। टॉप पर हसन जी हैं, स्वीटी, अंकित, अतुल, कीर्ति, नितिका, हर्ष, आंचल, अंशिका और मनप्रीत, टॉप 10, ठीक। देखिए, मैंने सैकड़ों हजारों बार ये बात बोला, जब भी राज्य आता है तो मैं एक शब्द बोलता हूँ कि संप्रभु, संप्रभु, याद है, सोवरेन पावर की बात करते हैं। व्यक्ति का एक समुदाय जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के यहीं पे सॉल्व हो गया। सोवरेन का क्या मतलब हुआ कि हमारा बॉस कोई और नहीं है, हम खुद ही अपने बॉस है, बाहर से कोई कंट्रोल नहीं होगा।
तो अच्छा, निश्चित भूभाग में तो रहेंगे ही, चूंकि डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोस एंड क्रेसिया, लैंड एंड पीपल, ये दो चीज होना ही होना चाहिए, तभी स्टेट बनेगा। इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या अनडेमोक्रेटिक स्टेट हो, और ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है। ये कई लोग जो है अधिकार समझ रहे हैं, अधिकार का स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। और स्टेट को हम लोग जो कहते हैं कि कार्यपालिका या विधायिका, आर्टिकल 12 में जो परिभाषा दी हुई है कि कार्यपालिका या विधायिका जो किसी स्तर पर हो, चाहे संघ के स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो, स्थानीय स्तर पर हो, तो ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होने की बात करते हैं ना। ठीक है, तो इस पे ख्याल रखिएगा। आंसर क्या होगा, ए, सबसे पहला ही जो है वो दिया गया। बाकी सब एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, आपको भटकाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। ज्यादातर लोग सही बना रहे हैं। हसन नंबर 1 पर, दोनों ही सही है। ये तो सिंपल था, सीधा पेयर एक्ट से भी हो सकता है, इजी था। चलिए 69 पर विचार करिए। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल इंडिया में। कोई जन्म से नागरिक है तो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ये तो पढ़ाया भी है सब तो। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कंपैरिजन करके भी बताया है, अमेरिका के और यहाँ के। कोर्स स्टार्ट किया है पॉलिटी का तो साहिबा जी, स्टार्ट कर दिया है। 6:30 में होता है कोर्स। आज भी क्लास है, 2 क्लास हुई है इस पर। हसन नंबर 1 पर हैं। देखिए भाई, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही डोमिसाइल है। डोमिसाइल दो जगह नहीं ले सकते। जैसे आप आवास प्रमाण पत्र यूपी का भी बिहार का भी नहीं बना सकते, और एक नागरिकता तो है ही। ठीक है, जैसे आरक्षण का जो फायदा उठाते हैं पीसीएस में, मान लीजिए आप यूपी का एग्जाम देने गए हैं
और आपका डोमिसाइल यूपी का है तभी आपका लाभ मिलता है, अगर दूसरे राज्य का डोमिसाइल है तो लाभ नहीं मिलता है। ये तो बिल्कुल गलत है। जन्म से राष्ट्राध्यक्ष बनने के लिए कहाँ होगा? अमेरिका में होगा, यूएसए में। ये मैंने अपने कोर्स में कराया भी है, ठीक है। और ये तीसरा कि जब किसी को नागरिकता दी गई हो तो किसी परिस्थिति में समाप्त नहीं होगा, गलत है। अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो समाप्त हो जाएगा, तो केवल एक होगा, ठीक है। तो 69 का ए आंसर है। नेक्स्ट, हर्षन, अंकित, अतुल, स्वीटी, कीर्ति, आंचल, नितिका, मनप्रीत, दीपक और प्रमोद, ठीक है। देखिए, चलिए, उदार लोकतंत्र के बारे में बात हो रही है ना, लिबरल डेमोक्रेसी। इसमें कमिटेड जुडिशरी से लिबरल डेमोक्रेसी होगी, ये बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है, ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड, हम सेफगार्ड की बात कर रहे हैं, सुरक्षा कैसे होगी उसकी, ठीक है। ये जो कमिटेड जुडिशरी की बात हम कर रहे हैं, है ना, ये मूल अधिकार के लिए ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी के लिए नहीं। लिबरल डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल फ्रीडम पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, जुडिशरी कई बार इंडिविजुअल फ्रीडम को रोकने वाला भी बात करती है, लिबर्टी को थोड़ा रेस्ट्रेन भी करेगी, कुछ सामाजिक नियत भी चीजों को बताएगी। जैसे किसान आंदोलन में ही आप देख लीजिए, तो उनको ये भी कह रही है ना कि ठीक है भाई, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आम जनता को भी तो अपना जीवन जीने का अधिकार है। आप कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी आंदोलन शुरू हो जाता है, तो इससे दिक्कत है। तो ये इसमें बहुत सही पॉइंट नहीं होगा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इससे तो सत्ताधारी हो जाएगी, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात हम करते हैं, ये भी सही नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो 51% का शासन होगा, यानी महात्मा गांधी कहते थे, ये तो एक तरीके से क्या है, सत्तावादी भी हो सकता है ना। और यहाँ पर प्रधानमंत्री की सरकार, प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट भी ये हो सकती है, तो ये कहीं से भी ये अच्छा नहीं है। बचा क्या? सेपरेशन ऑफ पावर, सत्ता एक जगह नहीं रहनी चाहिए। और अब याद करो, जब मैं पॉलिटिक्स शुरू करता हूं तो कहानी सुनाता हूं अमेरिका का, और आपको मैं बोलता हूं ये कि फिलाडेल्फिया में जब लोग बैठे थे तो वो क्या किए, फ्रांस के इस पॉलिसी से प्रभावित हुए, सेपरेशन ऑफ पावर से। और आपको मैं ये भी कहानी सुनाता हूँ कि कोई हॉलीवुड की फिल्म देखोगे और हीरो हीरोइन अगर फ्रांस या अमेरिका के हुए तो उनको क्या होता है, अमेरिका वाला मॉन्टेस्क्यू का तारीफ करेगा नहीं, यानी सेपरेशन ऑफ पावर का, और फ्रेंच वाला या वाली क्या करेंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तारीफ करेंगे, और फिर उनके बीच में कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर, ये अमेरिका सबसे ज्यादा बेहतर लिबरल डेमोक्रेसी है ना। अमेरिका में लिबरल डेमोक्रेसी इसीलिए है क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर पे चलता है। अमेरिका के संविधान, पहला आर्टिकल, दूसरा, तीसरा आर्टिकल, ये सेपरेशन ऑफ पावर पर ही है, कि मैंने पढ़ाया हुआ है। और संविधान पढ़ाते समय, संघराज्य क्षेत्र पढ़ाते समय ये सब बात बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था,
इजी नहीं था, फैक्चुअल नहीं था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कार्मिक विभाग के भी बारे में बताया हुआ है। पीटी में बताया है, अभी के कोर्स में भी मिलेगा। थैंक यू नितिका जी, थैंक यू सो मच। तो 63 वाला जो है वो बड़ा डिटेल से हुआ है ना। देखो भाई, ये तो हमने आपको पढ़ा ही रखा है। ये जो गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी थी, ये कमेटी का गठन हुआ था 1949 में। इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया 1950 में। और ये कमेटी थी क्या? सेक्रेटेरिएट प्रोसीजर कमेटी थी। सेक्रेटेरिएट प्रोसीजर कमेटी, ये थी, है ना। सचिवालय प्रक्रिया को सुधारने के लिए समिति थी। ये समिति हालांकि ये बताई है कि क्या क्या होना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक सुधार के लिए एक व्यक्ति नॉमिनेट कर देना चाहिए, ऐसा बात फर्स्ट एआरसी के द्वारा कहा गया था, ना कि एन गोपालस्वामी कमेटी के द्वारा। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होगा आंसर? ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला सही नहीं। नेक्स्ट, ये तो कुछ ज्यादा ही इजी है। कुछ ज्यादा ही आसान था ये। अच्छी बात है। आपको मैंने 75 सेकंड समय दिया है। ये बात तो सही है कि ऐसा किया जाए तो ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी है, अवसर की समानता की बात होती है। हम्म।
इसमें अभी तक के ये लास्ट क्वेश्चन थे और हसन नंबर 1 पर रहे। 18 में 17 क्वेश्चन सही बनाए इन्होंने। अंकित 15, अतुल 12, कीर्ति 12, प्रमोद 10 क्वेश्चन, स्वीटी ने 10 बनाए, दीपक ने 10, आंचल 10, मनप्रीत 10, अंशिका ने भी 10 क्वेश्चन बनाए। टॉप 10 के लोग हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए देवीलाल जी हालांकि जीत नहीं पाए थे। देखिए इसको कैसे ऑड मैन आउट करके करना चाहिए, ठीक है, ये गलत है, ये कभी नहीं हो सकता। तीसरा होगा ही नहीं, तो ये 2 खत्म हो गए। अब ऐसा कहीं मतलब ये पहला और दूसरा में ही लोगों को डाउट होना चाहिए। कई लोग इधर टिक किए थे तो वो तो सही था ही नहीं। ठीक है, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इसके लिए लॉ है, रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन। तो आप देखिए यूपीएससी में कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आया है ना। क्वेश्चन इजी था लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी था, कॉन्सेप्ट्स पर आधारित था। और आर्टिकल 21 कभी खाली नहीं जाता है तो खाली नहीं गया। कभी राइट टू प्राइवेसी, कभी अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, है ना। देखिए लिबर्टी पे सवाल पूछा ना, लिबरल डेमोक्रेसी पे पूछा है। यूपीएससी को खूब प्यार है लिबर्टी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, इन सब चीजों से खूब ज्यादा प्यार है। बाकी जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, अभी कोई कह रहे थे इसमें एक दो, ये जो आंसर दिया हुआ है इसको देख लेना, कहीं इसमें मैंने दे दिया है लेकिन यहाँ कहीं कहीं मिस्टेक हुई है, सी होगा यहाँ। ठीक, आप इसको बल्कि देखो ही मत, पूरा ही मैंने दे दिया है और इसमें कुछ करेक्शन है आंसर की में, इसलिए इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, चलो मैं ये कह रहा था कि ट्रेंड जो है, ट्रेंड में कुछ बदलाव नहीं करना है। आप अगले साल भी जो लोग अपीयर होंगे, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 में भी जो पीटी देंगे, पीटी सबसे इंपॉर्टेंट है। पीटी में करंट नहीं पढ़ा जाता है, मैंने कई बार कहा है। करंट पढ़ोगे ज्यादा फेल करोगे, सीधा बात है, सीधा और सटीक, इससे ज्यादा और सरलता से कुछ नहीं कहा जा सकता। करंट मारने वाली बात है। आप क्या करिए, ट्रेडिशनल चीजों को ठीक करिए, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल चीजों को ठीक करिए, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्चुअल बनिए। ठीक है, अब जैसे स्पोर्ट्स से सवाल आ गए तो अब कुछ कुछ तो आएंगे ही ना, ऐसे वो उतना आपके लिए ध्यान, आपको फेल नहीं करवा सकते। ट्रेडिशनल चीजों पे कमांड होगा ना तो कोई फेल नहीं करा पाएगा। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के करंट वाले चीजों पर ना ध्यान देकर उनके ट्रेडिशनल जो चीजें हैं, जैसे जो एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए कही जाती है, हाँ उसको पढ़िए, अपने से नोट्स बनाइए। एनसीईआरटी का जो वीडियो देखेगा वो फिर फेल करेगा, उसको पढ़ने का हैबिट ही खत्म हो जाएगा। अपने अपने से ना धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक है, और कभी भी कुछ मतलब हर चीज जो है किसी टीचर से ही सीख लें, ऐसा ना करके अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए थोड़ा। वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग विषय है। ठीक है, तो यूपीएससी में करंट का मतलब समझे 300 साल पुराना भी आता है, मैंने तो बताया हुआ है ये सब बात। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा, इसीलिए उस पे चक्कर में मत पड़िए। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 1.5 2 3 घंटे जरूर लगाते होंगे, वीडियो देखते होंगे करंट के, रोक दीजिए, सब काम मत करिए। एक कोई मैगजीन पढ़ो आपको जो ठीक लगता है, क्रॉनिकल पढ़ते हो, आप दृष्टि के मैगजीन पढ़ते हो, किस कोई भी एक मैगजीन आप पढ़िए बस, करंट अफेयर्स के लिए खुद के नोट्स बनाइए। ठीक है, तो इसीलिए, और करंट को अगर पढ़ रहे हैं ना तो उसको मेंस के इश्यूज से जोड़िए, मेंस के मुद्दों से उसको ऐड करके देखिए, इश्यूज से उसको जोड़िए। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आपके कुछ सवाल और जो क्वेरीज हो तो आप बात करिए, बताइए।
है ना। आपके कुछ सवाल हो तो आप बताइए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा करो करेंट, किसी से भी आप पढ़िए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, ठीक है। ठीक, चलिए, आप सबको अगर ठीक लगता है हमारा पढ़ाई लिखाई, तो आप ये थोड़ा रेफरेंस भी ध्यान रखिए। अंत में मैं बोल देता हूँ, अभय के लाइव ये रेफरल कोड है, इसको ध्यान रखना भाई। प्लस के भी जो बच्चे हैं ये उनको दे दिया जाए, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा रेफर कर दो, आप ही लोग हमारे एम्बेसडर हो, ठीक है। और जो भी एडमिशन लेंगे तो उस पर 10% उनको डिस्काउंट भी अपने आप मिल जाएगा अगर ये रेफरल आईडी यूज करते हैं, ठीक है। करेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल भी क्लास है, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की क्लास है, उस पर फिर आप तो मिलेंगे, बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। किसी ने हैंड रेज तो नहीं किया है? पॉलिटी की बुक पूछ रही हैं अरुणा, कौन सी ठीक है? देखिए, कोई बुक फिर मैं कहूंगा कि ये सब पढ़ने का मत करिए, बुक वगैरह पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता है। आप बताइए ना क्या फायदा होगा? इतनी मोटी सी बुक लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं लोग, क्या फायदा होता है? एक नोट्स है 80-81 पेज का, मैंने दे रखा है ग्रुप में, आप उसको पढ़ लीजिए, इससे काम हो जाएगा। और अगर आप क्लास करते हैं तो क्लास कर लीजिए, ठीक है। ये बात है। एक और सवाल है हमारे पास प्रियांशु जी का। तो क्या जो प्रवासी आते हैं गरीब और पिछड़े एरिया से, तो वो तो ऐसे ही अनाधिकृत बस्तियों में कुछ समय के लिए रहते हैं, तो क्या उनको भी लोक सेवा और सुविधाओं से वंचित किया जाए? देखिए, ये बात हो रही थी ना राइट टू सिटी की, सिटी के अधिकार में ये नहीं आएगा, ये प्रवासी अधिकार में जरूर आएगा, ठीक है। प्रवास करने का उनका अधिकार है, मैं राइट टू सिटी की बात कर रहा था प्रियांशु, है ना। ये डिफरेंस है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।